आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। आप लोग चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज की 96 एपिसोड से 100 एपिसोड तक स्टोरी सुनने के बाद आज स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब तक आपने सुना कैसे आरव 9 हेवन रोड पर चला गया और उसने समझा कि वो मार्ग वास्तव में एक पनिशमेंट एरिया के बदले एक प्रशिक्षण मैदान था, और आरव धीरे धीरे सहजता से बस 2 घंटे में 333 सीढ़ी पार कर लिया। अब आगे मुझे सच में नहीं पता कि इस आरव के बारे में क्या कहना है। दूसरे लोग 9 स्वर्ग मार्ग को चुनौती देने से पहले डर और घबराहट से भरे होते हैं, और उसने इसे इतनी आसानी से पार कर लिया। क्या ऐसा कुछ नहीं है जो उसे रोक सके? बिक्रम राठौर ने पहाड़ पर आधे रास्ते पर आरव को देखा, और वो भी पूरी तरह से स्तब्ध था। इन कुछ दिनों में आरव ने उसे जो झटके दिए वे बहुत ज्यादा थे। रैंक में आगे बढ़ना और अतुल मान को मारना, लगातार 1 महीने के भीतर 5 लोगों को पार करना, चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की साधना के साथ कीमिया मास्टर बनना, सिबेश सा को मारने के लिए एक प्रमुख लोक में छलांग लगाना। इनमें से प्रत्येक मामला जब एक व्यक्ति पर रखा जाता है तो असंभव कार्य होता है। लेकिन आरव ने उन सभी को पूरा किया। अब क्या आरव 9 हेवन रोड को पार करने जा रहा था, जिससे पहले कोई सार क्यूई क्षेत्र कभी नहीं गुजरा था? यह भी बस अकल्पनीय था। भले ही वो इसे पास न कर पाए, लेकिन पहले 333 चरणों में उसकी गति के आधार पर सभी प्रतिभाशाली छात्रों को नीचा दिखाने के लिए यह पर्याप्त था। हाँ, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो करने की हिम्मत नहीं करता। उसकी तुलना में हम सभी खुद को बड़ा दिखाने वाले बस तथाकथित प्रतिभाशाली है। एक सच्चा प्रतिभाशाली वो है, उसके पास साहस है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी साधना क्षेत्र में है और प्रतिद्वंदी कौन सी स्तर में है। गलत को गलत बोलता है और सही को सही बोलता है, और छलिया और कपटी के साथ बिना साधना स्तर देखते हुए भीड़ जाता है। ये कहते हुए रोहन तलवार एल्डर प्रकाश की तरफ घूर कर देखा। बिक्रम राठौर प्रशंसा को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, आपने लोगों के लिए मर मिटने को भी तैयार है, भले ही वो एक केयर टेकर ही क्यों ना हो। अभी का ये ताकत ही कानून वाला दुनिया में ऐसा चरित्र वाकई प्रशंसनीय है। रोहन, मैंने कभी इनकार नहीं किया कि मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। कम से कम शामगर राज्य के क्षेत्र में तो यही स्थिति है। हालांकि आरव की प्रतिभा की डिग्री पहले ही प्रतिभा के दायरे से बहुत आगे निकल चुकी है। बिक्रम राठौर ने प्रशंसा में आह भरी। इस दौरान केवल रोहन ही बिक्रम राठौर के अहंकार को दबा सकता था, लेकिन अब आरव के प्रदर्शन से उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। रोहन की आंखों में से चकित भाव गायब हो गया, और उसकी जगह अतुलनीय दृढ़ संकल्प ने ले ली। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उसकी प्रतिभा की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसके शक्तिशाली हृदय की बात कर रहा हूं। आरव की तुलना में हमारे पास सबसे अधिक कमी अभी भी शक्तिशाली हृदय की है। क्या मजाक है। मैं, रोहन, हमेशा सभी विशेषज्ञों को नीचा दिखाने में सक्षम होने पर गर्व करता रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं सिर्फ एक कायर हूं। आरव, धन्यवाद। बिक्रम राठौर रोहन की बातों से कुछ हद तक हैरान था। हालांकि वो रोहन के शरीर में हो रहे किसी तरह के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जैसे कि ज्ञानोदय की भावना। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, रोहन? शक्तिशाली हृदय? भले ही हम आरव जितने राक्षसी नहीं हैं, लेकिन मजबूत बनने की हमारी इच्छा कभी नहीं बदली है ना? बिक्रम राठौर ने हैरानी से पूछा। रोहन ने बिक्रम राठौर की ओर नहीं देखा, बल्कि आरव को घूरता रहा जो आधे रास्ते पर था, और एक भ्रमित करने वाला उत्तर दिया। शक्तिशाली? एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति इस बारे में नहीं है कि उसकी ताकत कितनी मजबूत है, बल्कि यह है कि उसका आंतरिक हृदय कितना शक्तिशाली है। बिक्रम राठौर, इस मामले के सुलझने के बाद
मैं 9 हेवन रोड को भी चुनौती दूंगा। क्या तुम 9 हेवन रोड को चुनौती देना चाहते हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? विक्रम राठौर ने चिल्लाते हुए कहा। हालांकि रोहन बस हल्के से मुस्कुराया, जैसे कि उसने जीवन और मृत्यु को देख लिया हो। अगर मैं श्यामनगर राज्य में एक छोटे से 9 हेवन रोड से भी नहीं गुजर सकता, तो मैं एक शक्तिशाली बनने की बात कैसे कर सकता हूं? इस अंतहीन दुनिया को देखने और दिव्य क्षेत्र में चढ़ने के लिए मेरे पास क्या योग्यताएं होंगी? जिस स्थान पर आरव ने पुनर्जन्म लिया था, उसे अंतहीन दुनिया कहा जाता था। अंतहीन दुनिया का नाम अंतहीन जंगल के नाम पर रखा गया था, क्योंकि यह वास्तव में अंतहीन और असीम था, जो अंतहीन दुनिया को उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में विभाजित करता था। पागल, पूरी तरह से पागल, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। रोहन, क्या तुम कार्तिक से अधिक शक्तिशाली हो? अगर तुम 9 हेवन रोड पर जाने की कोशिश करोगे तो तुम मर जाओगे। अगर तुम अपनी जान गंवा दोगे तो अंतहीन दुनिया को नीचा दिखाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? विक्रम राठौर परेशान हो गया। आरव पागल था, और अब मार्शल रोल ऑफ ऑनर में रैंक 1 रोहन भी उसके साथ पागल हो गया। आखिर इस दुनिया को क्या हो रहा है? दूसरी ओर रोहन अविचलित था। उसकी आंखों में अतुलनीय संकल्प देखा जा सकता था। मार्शल कलाकारों को मृत्यु पर पछतावा क्यों होना चाहिए? मरने के एहसास के बिना कोई पावरहाउस बनने की बात कैसे कर सकता है? रोहन ने सहजता से कहा। लेकिन जब मार्शल कलाकार मरते भी हैं, तो उन्हें महत्व के साथ मरना होता है। अगर आप मरने के लिए 9 हेवन रोड को चुनौती देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? विक्रम राठौर अभी भी इसे समझने में असमर्थ था। जिस तरह से उसने इसे देखा, 9 हेवन रोड बस एक बड़े पैमाने की सरणी थी। सरणी के अंदर मरना कुछ अर्थहीन था। किस तरह की मौत का मतलब होता है? अब समझ में आया कि जीत और हार एक ही विचार में होती है। मजबूत और कमजोर भी एक ही विचार में होती है। विक्रम राठौर, तुम्हारा और मेरा सोच आखिरकार एक जैसे नहीं है। रोहन ने आखिरकार विक्रम राठौर की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम राठौर मार्शल रोल में दूसरे नंबर पर था। रोहन के अलावा वो अकादमी में अजय था। गौतमी भी उसे नहीं हरा सकती थी। रोहन का सामना करने पर भी विक्रम राठौर के साथ असमानता वास्तव में इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन अब रोहन ने वास्तव में कहा कि वे एक ही सोच वाले नहीं हैं। विक्रम राठौर कैसे सहज महसूस कर सकता है? तुम्हारा मतलब यह था कि तुम और आरव एक ही सोच वाले हो? क्या तुम्हारे शब्द बहुत अहंकारी नहीं हैं, रोहन? विक्रम राठौर ने अपनी ट्रेडमार्क संकी मुस्कान को दूर रखा और कुछ नाखुश होकर कहा। हालांकि रोहन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि इस जीवन में मुझे आरव से आगे निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वो और मैं पूरी तरह से अलग दुनिया से हैं। इतना कहने के बाद रोहन चुप हो गया और बस धैर्यपूर्वक आरव को आधे रास्ते तक देखता रहा। विक्रम राठौर भी चुप हो गया और सोचने लगा। उसे लगा कि रोहन के शरीर में किसी तरह का परिवर्तन हुआ है। बस इतना था कि वो ये समझने की कोशिश करने के बाद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये परिवर्तन क्या है, सिवाय इसके कि क्या ये परिवर्तन उन दोनों को दो अलग अलग दुनिया में अलग कर सकता है? ये कैसे संभव था? सिर्फ इसलिए कि रोहन 9 हेवन रोड को चुनौती देने जा रहा था। क्यों ना मैं भी 9 हेवन रोड को चुनौती देने की कोशिश करूं? विक्रम राठौर ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। वो वास्तव में मजबूत था, लेकिन उसे 9 हेवन रोड को सफलतापूर्वक चुनौती देने का 10% भी भरोसा नहीं था। ये वास्तव में लगभग निश्चित मृत्यु होगा। हालांकि रोहन उससे ज्यादा मजबूत था, लेकिन वो उतना मजबूत नहीं था। इसका मतलब यह था कि अगर वो गया भी तो उसकी मौत लगभग निश्चित था। इस बंदे को आखिर क्या एहसास हुआ? इतनी कम जीवित रहने की दर, और फिर भी उसने इसे आजमाने की हिम्मत की। क्या ये मौत को आमंत्रित करना नहीं था? हां, रोहन को वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने देखा कि आरव से एक पावरहाउस का दिल क्या कहलाता है। जब आरव ने सिबेश सा को चुनौती दी तो उसके मौके वास्तव में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो ऐसा करने गया। जब वो 9 हेवन रोड पर जाने के लिए गया तो आरव की संभावना कल्पना से भी बहुत कम थी, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया। वो स्पष्ट रूप से समझता था कि साथी शिष्यों को मारने से मृत्युदंड मिलेगा, फिर भी आरव ने बिना पीछे देखे ऐसा किया। वो स्पष्ट था कि 9 हेवन रोड पर मृत्यु निश्चित थी, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। नियमों को तोड़ना, खुद को चुनौती देना और खुद को पार करना, यह पावरहाउस का दिल था। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए साधना करना पहले से ही स्वर्ग के खिलाफ जाना था।
मृत्यु की चेतना के बिना कोई व्यक्ति अद्वितीय स्वर्गीय दांव को कैसे समझ सकता है और सर्वोच्च साधना क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता है? हमें जीवन पर क्यों खुश होना चाहिए और हमें मृत्यु के बारे में क्यों कड़वा होना चाहिए? एक पावर हाउस की सड़क कांटों से घनी होती है। भले ही कोई 9 हेवन रोड को चुनौती देने न जाए, फिर भी 8 हेवन रोड 10 हेवन रोड हो सकता है। एक व्यक्ति एक पल के लिए छिप सकता है, लेकिन क्या वह जीवन भर छिप सकता है? केवल आगे बढ़ने से ही कोई इन सभी उतार चढ़ावों को पैरों तले रौंद सकता है। केवल अपने आप को लगातार पार करके ही स्वर्ग के नीचे सभी जीवन को वास्तव में नीचे देखने की संभावना हो सकती है। सौभाग्य का पीछा करना और आपदाओं से बचना पुरुषों की मूल प्रवृत्ति थी, लेकिन अगर मार्शल आर्टिस्ट इन प्रवृत्तियों को नहीं तोड़ते तो वे विशेषज्ञ होने की बात कैसे कर सकते हैं? रोहन बिक्रम राठौर की आंखों से देख सकता था कि वो 9 हेवन रोड को चुनौती देने के विचार को जन्म देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि वे एक ही दुनिया से नहीं थे। रोहन को श्यामनगर राज्य से बाहर निकलना था, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे अनंत विश्व में बेजोड़ तरीके से चलेगा। लेकिन बिक्रम राठौर केवल श्यामनगर राज्य में एक विशेषज्ञ था। यहां तक कि अगर वो खुद को सीमाओं तक मजबूर करता तो वो केवल 10 राज्य संगठन साम्राज्य में एक विशेषज्ञ होता। सभी का ध्यान आरव पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने भी रोहन तलवार के शरीर में अचानक आए परिवर्तन को नहीं देखा, सिवाय बिक्रम राठौर के। लेकिन बिक्रम राठौर भी कल्पना नहीं कर सकता था कि रोहन तलवार ने उसके शरीर में किस तरह का परिवर्तन लाया है। कई वर्षों बाद जब बिक्रम राठौर सुनेगा कि रोहन तलवार की युद्ध क्षमता ने शून्य को तोड़ दिया है और वो अंतहीन दुनिया में सबसे मजबूत विशेषज्ञ की स्थिति के साथ दिव्य क्षेत्र में चढ़ गया है, उस समय वो अंततः समझ जाएगा कि आज रोहन का ये सब कहने का क्या मतलब था। बेशक ये सब बाद में भविष्य में होगा। जैसे ही रोहन तलवार बिक्रम राठौर से बात कर रही थी, भीड़ में से फिर से एक और हंगामा शुरू हो गया। जल्दी से देखो, आरव ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। हाँ, वो 338वीं सीढ़ी पर रुक गया। अभी तो केवल 5 कदम ही चले हैं। मुझे लगा कि वो अदम्य शक्ति के साथ आगे बढ़ता रहेगा। क्या तुम मूर्ख हो? ये 9 हेवन रोड है, जिसे सभी सार क्यूई क्षेत्र के लिए मृत्यु क्षेत्र माना जाता है। वो बिना किसी प्रतिरोध के आगे कैसे बढ़ सकता है? 9 हेवन रोड की असली कठिनाई 333 चरणों के मध्य चरण से शुरू होती है। 9 हेवन रोड को चुनौती देने आए सार क्यूई क्षेत्रों में से अधिकांश इस मोड़ पर गिर गए। आरव इतने राक्षसी होने के बावजूद पहले चरण में कैसे गिर सकता है? तो यही मामला है। अभी उसकी क्रॉसिंग स्पीड बहुत डरावनी थी। इसने मुझे जल्दी से अपने आगोश में ले लिया। तो क्या आपको लगता है कि आरव इसे पार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आरव आधे चरण के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में होता तो मुझे लगता कि वो इसे पार कर सकता है, लेकिन वो केवल 6ठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में है। 9 हेवन रोड का सबसे डरावना हिस्सा अभी भी अंतिम 333 चरण है। जैसे ही आरव 9 हेवन रोड पर दूसरे चरण की 5वीं सीढ़ी पर उतरा, उसकी प्रचंड गति आखिरकार रुक गई। इस क्रिया ने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जो लोग आरव की बढ़ती गति से शुरू में स्तब्ध थे, उन्हें अचानक इस क्षण कुछ एहसास हुआ। ये सार क्यूई क्षेत्र के लिए 9 हेवन रोड मृत्यु क्षेत्र था। बिना किसी समस्या के आसानी से वहां से गुजरना कैसे संभव हो सकता है? जब प्रकाश झा ने यह दृश्य देखा तो उसका शुरुआती झटका जंगली परमानंद में बदल गया। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि वो कभी भी वहां से नहीं गुजर सकता। एक छोटा सा 6ठा स्तर सार क्यूई क्षेत्र 9 हेवन रोड से निपटने की हिम्मत करता है, अभिमानी, अपने स्वयं के विनाश की तलाश में। हालांकि वो जंगली खुशी से भरा हुआ था, लेकिन प्रकाश झा स्पष्ट रूप से इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो इसे अपने चेहरे पर दिखाए। लेकिन उसने अपने शब्दों को बिल्कुल भी नहीं रोका। हर कोई जानता था कि वो वैसे भी आरव को खत्म करना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई पाखंडी अच्छा इंसान होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बड़े झा ने जो कहा वो सही है। ये आरव बड़े लोगों की बैठक में आने के बजाय 9 हेवन रोड को चुनौती देना पसंद करता है। ये हम सभी को नीचा दिखाना है। कितना ढीठ बच्चा। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, उसकी मौत पर पछताने की कोई बात नहीं है, एक एल्डर ने कहा। वो थे एल्डर सुधीर। एल्डर सुधीर के शब्द अनुचित है। 9 हेवन रोड को चुनौती देना हर छात्र का अधिकार है। एक बार जब आप 9 हेवन रोड पास कर लेंगे तो आपको उच्च संप्रदाय के मुख्य शिष्य का विशेषाधिकार प्राप्त होगा। ये उच्च संप्रदाय द्वारा निर्धारित किया गया था।
चाहे एल्डर काउंसिल कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये उच्च संप्रदाय के नियमों से बड़ी नहीं है ना? मेघराज पंडित ने अपनी पलकें उठाई और शांत भाव से कहा। हर किसी की तरह मेघराज पंडित भी आरव के प्रदर्शन से चकित थे। बस उन्होंने इसे नहीं दिखाया। उन्होंने ध्यान में लीन किसी वृद्ध साधु की तरह दोनों आंखें हल्की सी बंद कर रखी थी। लेकिन मेघराज पंडित का प्रतिभा प्रेमी हृदय उत्तेजित हो गया था और उन्हें आरव पर बहुत दया आ रही थी। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भविष्य में हेवन रैंक एडवांसमेंट टेस्ट पास कर सकता है और 10 राज्य संगठन संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बन सकता है। वह 10 राष्ट्रों की भव्य प्रतियोगिता में शानदार परिणाम भी दे सकता है और 10 राज्य संगठन संप्रदाय का मुख्य शिष्य चुना जा सकता है। लेकिन अब आरव 9 हेवन रोड पर गिरने वाला था। इससे लोग कैसे पछतावे से आहें नहीं भर सकते थे, और जिस कारण से ये त्रासदी हुई वो वास्तव में उनकी आंखों के सामने राजनीति करने वाले कुछ तथाकथित बुजुर्ग थे। इससे उन्हें कैसे नाराजगी नहीं होगी? इसलिए हमेशा एक अच्छे इंसान रहने वाले मेघराज पंडित ने आखिरकार अपना आपा खो दिया। आरव के शानदार प्रदर्शन के बावजूद मेघराज पंडित ने नहीं सोचा था कि आरव 9 हेवन रोड से गुजर सकते हैं। डिप्टी डीन के रूप में वे स्वाभाविक रूप से छात्रों से कहीं ज्यादा समझते थे। 9 हेवन रोड पर कोई जितना आगे बढ़ेगा उसके लिए आगे बढ़ना और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। खास तौर पर आखिरी 333 सीढ़ियों पर कठिनाई मूल रूप से चरम स्तर पर पहुंच गई। आरव के लिए अपने वर्तमान क्षेत्र में इसे पार करना असंभव था। मेघराज पंडित के शब्दों ने उस बुजुर्ग को अचंभित कर दिया। वो क्या कह सकता था कि वो 10 राज्य संगठन से बड़ा है? क्या ये मृत्यु की तलाश नहीं है? 9 हेवन रोड पर वर्तमान में आरव पहले से ही एक भ्रमपूर्ण दुनिया में था। वो वर्तमान में दिव्य क्षेत्र के मेडिसिन किंग्स हॉल में गोली शोधन कक्ष में था। एक गोली शोधन कक्ष इतना विशाल कि यह मार्शल आर्ट के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष हो सकता है। शिक्षक अनुपमा के शोधन कक्ष से 10 गुना बड़ा। ये असाधारण हो सकता है। कहा जाता है आरव इस गोली शोधन कक्ष और इससे संबंधित चीजों के एकमात्र अपवाद के साथ अपने अन्य पहलुओं के साथ खराब व्यवहार करेगा। चाहे कुछ भी हो, वो इस पहलू पर खुद के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा या कम प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि कीमिया भगवान क्षेत्र उसका आजीवन लक्ष्य था। असीम कड़ाही दिव्य क्षेत्र में सबसे अच्छी गोली कड़ाही में से एक। ये पहले आरव का सबसे बड़ा प्यार था। इसके अलावा विभिन्न गोली शोधन उपकरण और सामग्री यहां सभी हर्बल थे। यहां सब कुछ इतना परिचित था। आरव ने इस गोली शोधन कक्ष में 300 से अधिक वर्ष बिताया था। आरव के लिए वो अपने शयन कक्ष से भी ज्यादा इस शोधन कक्ष से परिचित था। उसके गोली शोधन कक्ष में कोई दर्पण नहीं था, लेकिन आरव जानता था कि उसने निश्चित रूप से अपने पिछले जीवन की शक्ल वापस पाली है। शक्ल दिल से पैदा होती है। ये भ्रमपूर्ण क्षेत्र वास्तव में यथार्थवादी है। ये वास्तव में मेरे दिल में दबी चीजों को पूरी तरह से खोद कर निकाल सकता है। हालांकि मुझे पता है कि ये एक भ्रमपूर्ण क्षेत्र है, फिर भी मैं जागना नहीं चाहता। आरव ने भावुक होकर आह भरी। आरव के 9 हेवन रोड के दूसरे चरण में प्रवेश करने के बाद उसे अचानक लगा कि उसका सिर अतुलनीय रूप से भारी हो गया है। चक्कर आने के बाद वो दिव्य क्षेत्र के अपने पूर्व शोधन कक्ष में दिखाई दिया। आरव ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि वो लगभग सीधे ही एक भ्रमपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। भ्रमपूर्ण क्षेत्र पूरी तरह से हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक था। वे छात्र जो 9 हेवन रोड को चुनौती देने के बाद पागल हो गए थे, वे मूल रूप से इस दूसरे चरण में असफल होने के बाद खुद को खो बैठे थे। एक सामान्य व्यक्ति जो मायावी दुनिया में गहराई तक चला जाता है, अक्सर खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ होता है। वे तुरंत अंदर बह जाते हैं और अंत में खुद को इसके अंदर खो देते हैं। केवल दृढ़ हृदय वाला व्यक्ति ही मायावी दुनिया से खुद को मुक्त कर सकता है और वास्तविकता में वापस आ सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी। यहां तक कि कार्तिक, जो उस समय बहुत शक्तिशाली था, उसे भी जागने में कई दिन लग गए। दृढ़ हृदय की बात करें तो पिछले जन्म का दक्षराज भी उतना शक्तिशाली नहीं था। हालांकि आज वो नाटकीय रूप से बदल गया था और मानसिकता के मामले में पिछले जन्म के दक्षराज की तुलना में अनगिनत गुना अधिक परिपक्व हो गया था। इसके अलावा प्रतिशोध के लिए उसका हृदय अतुलनीय रूप से दृढ़ था। साधारण मायावी दुनिया उसे कैसे मंत्रमुक्त कर सकता है, इस बारे में बात किए बिना कि आरव पिछले जीवन में स्वयं एक महान सरणी मास्टर थे। भले ही आज उनकी ताकत कम थी और वे सारणी को तोड़ने में असमर्थ थे, फिर भी मायावी सारणी के लिए उन्हें अपने जाल में फंसाना बेहद मुश्किल था।
चाहे ये 9 हेवन रोड कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये निचले लोकों से एक व्यू रचना के अलावा और कुछ नहीं था। आरव की नजर में ये अभी भी कुछ नहीं था। ये भी 9 हेवन रोड से निपटने की हिम्मत करने के लिए उसकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। सिवाय इसके कि भ्रम की दुनिया को देखने का मतलब भ्रम की दुनिया को तोड़ने में सक्षम होना नहीं था, और इसका मतलब भ्रम की दुनिया को तोड़ने की इच्छा भी नहीं थी। ये 9 हेवन रोड बेहद उल्लेखनीय था, समानव हृदय के दृढ़ता को मापने के लिए। यहां तक कि आरव जैसा कोई भी व्यक्ति इस जगह को देखने के बाद ऐसे ही जाने को तैयार नहीं होगा, जो यादों से भरी हुई थी। ये चीजें आरव के साथ 300 सालों से थी। घास का हर पत्ता और हर पेड़ भावनाओं से भरा हुआ था। एक सहज लहर के साथ असीम कड़ाही आरव के हाथ में एक उल्लेखनीय छोटी और उत्तम गोली की कड़ाही में बदल गई। जब उसकी उंगलियां असीम कड़ाही के संपर्क में आई तो वो एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा तब था। बेशक ये बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि ये भ्रम का क्षेत्र उसके आंतरिक विचारों से पैदा हुआ था। अगर समय पीछे लौट सकता तो कितना अच्छा होता, आरव भावुक होकर कहा। ठक ठक ठक। जैसे ही आरव अपनी भावनाओं में खोया हुआ था, दरवाजे के बाहर से दस्तक की आवाज आई। क्या तुम अंदर हो, दक्ष? वो जानी पहचानी लेकिन विदेशी आवाज दरवाजे के बाहर से आई। आरव इस आवाज को कभी नहीं भूल सकता था, भले ही वो राख में बदल जाए, क्योंकि ये उसके पिता यानी कि दक्षराज के पिता की आवाज थी। भले ही उसे स्पष्ट रूप से पता था कि वो वर्तमान में एक भ्रम के दायरे में है, आरव फिर भी बेकाबू होकर कांप उठा। धीरे धीरे गोली शोधन कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसकी पूर्व पिता की आकृति सामने आ गई। एक बार फिर इस परिचित आकृति को देखकर आरव की आंखें तुरंत नम हो गई। दक्षराज के पिता का नाम था रुद्रदेव। दक्षराज के लिए रुद्रदेव देवता समान थे। रुद्रदेव दक्षराज को प्यार से दक्ष कह के बुलाते थे। आरव यानी कि दक्षराज को देखकर रुद्रदेव ने हल्की मुस्कान के साथ प्रवेश किया। जब उसने आरव की गीली आंखें देखी तो वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। दक्ष, तुम्हारा चेहरा आंसुओं से क्यों ढका हुआ है? आरव, जो दक्षराज बदल गया था, पूरी तरह से जानता था कि ये एक भ्रम के दायरे में था, लेकिन फिर भी वो समझाने से खुद को रोक नहीं सका। पिताजी, जब मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार कर रहा था तो मैंने मेलानचोली गैदरिंग ग्रास का इस्तेमाल किया और गलती से धुआं मेरी आंखों में चला गया, इसलिए मैं ऐसा हूं। मेलानचोली गैदरिंग ग्रास 9वीं श्रेणी की जड़ी बूटी थी, जिसमें अत्यंत शक्तिशाली उत्तेजक प्रभाव थे। रुद्रदेव की कीमिया सम्राट की हैसियत के बावजूद अगर उसकी आंखों में धुआं आ जाता तो वो भी लगातार रोता रहता। आरव को नहीं पता था कि वो बेवजह झूठ क्यों बोल रहा था, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी आंखों के सामने रुद्रदेव मौजूद नहीं थे, जैसी कि उम्मीद थी। मायावी रुद्रदेव ने ये सुनकर हंस दिए। दक्ष बहुत लापरवाह है, यहां तक कि पिता भी उस घास को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आरव ने चुपचाप ये सीख ली। पिता सही कह रहे हैं, अगली बार दक्ष ज्यादा सावधान रहेंगे। रुद्रदेव ने आह भरी आगे कहा। दक्ष, पिता जानते हैं कि तुम कीमिया दाव से मोहित हो, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ कीमिया दाव ही नहीं है। हर समय खुद को गोली शोधन कक्ष में बंद रखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। आरव ने एक बार फिर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। चिंता मत करो पिताजी, ये बच्चा को पता है कि कब रुकना है। रुद्रदेव ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओह, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना रोकूं? तुम पहले से ही समझ जाओ मेरे बच्चे, कीमिया दांव असीम और शाश्वत है। भले ही हम अपना पूरा जीवन इसमें लगा दें, लेकिन इसके 10,000वें हिस्से की झलक पाना भी मुश्किल होगा। भले ही आप भविष्य में वास्तव में देवता क्षेत्र में कदम रखें और कीमिया भगवान बन जाएं, ये एक और शुरुआत है। जब आप जीवित होते हैं तो आपको कई अन्य चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। जब आप गोली शोधन कक्ष से बाहर कदम रखेंगे तो आप देखेंगे कि इस दुनिया की विशालता आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। आपको इस बारे में अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई से और अधिक सीखना चाहिए। आरव का चेहरा अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई का उल्लेख करते ही बदल गया। उसके दिल में अनजाने में हत्या की मंशा उमड़ पड़ी, लेकिन जल्दी ही दब गई। वर्तमान आरव की तुलना अतीत से नहीं की जा सकती। अगर उसके पास इतनी भी चतुराई नहीं थी तो वो बदला लेने की बात कैसे कर सकता था? किसी को यह जानना था कि दक्ष अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई विजय देव से भी बदतर था। वो केवल साधना क्षेत्र में नहीं, बल्कि इसके बजाय वो सभी पहलुओं में पिछड़ गया था। क्या ये मायावी क्षेत्र आरव के लिए
अपने हृदय क्षेत्र को शांत करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान नहीं था। हालांकि वो जानता था कि ये मायावी सरणी स्वचालित रूप से सक्रिय हो गई थी और कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या हो रहा था। आरव फिर भी इन चीजों को उजागर नहीं करना चाहता था जो उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में दफन था। सबसे पहले ये उसके हृदय क्षेत्र को शांत करने के लिए था। दूसरे, ये सभी आकस्मिकताओं के लिए तैयार रहने के लिए था। आखिरकार उसका मूल बस बहुत ही चौंकाने वाला था। अगर ये लीक हो गया तो कुछ बड़ी मुसीबत पैदा होने से बचना मुश्किल हो सकता है और आरव की वर्तमान ताकत खुद को बचाने में सक्षम होने से बहुत दूर थी। हालांकि रुद्रदेव ने आरव की हत्या के इरादे की झलक देखी और वो बहुत हैरान था। क्या हुआ? तुम्हारा अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के साथ झगड़ा हो गया है? आरव मुस्कुराया और सिर हिलाया। चिंता मत करो पिताजी, ये सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा है। इस समय के बाद सब ठीक हो जाएगा। रुद्रदेव ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो ये बात है, फिर सब ठीक है। एक शांतिपूर्ण परिवार समृद्ध होता है। छोटी मोटी लड़ाइयां और बहसें ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए तो ये मेडिसिन किंग हॉल जल्द ही खत्म हो जाएगा। आरव ने चुपके से आह भरी। ये सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ होने से कहीं ज्यादा था। इस कमीने ने उस मालिक को मार डाला जिसने उसे अपनी सारी क्षमताएं दी थी और कई सौ सालों तक उसका पालन पोषण किया था। उसने अपने मालिक के एक लौते बेटे का भी हत्या कर दी। ऐसा बेवफा बेटा स्वर्ग और धरती दोनों को भी बर्दाश्त नहीं होगा। विजय देव, जब मैं एक दिन दिव्य क्षेत्र में वापस आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला दूंगा। आरव अचानक से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि पिताजी इस बच्चे की तलाश में क्यों आए? हालांकि उसके दिल में हत्या की भावना आसमान छू रही थी। आरव ने जरा भी इसे नहीं दिखाया। आरव को पता था कि वो अपने हृदय क्षेत्र के मामले में सफल हो गया है। ये सुनने के बाद रुद्रदेव ने अपना सिर पीट लिया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। देखो, मैं पहले से ही बूढ़ा और उलझन में हूं। तुमसे बात करने के बाद मैं उचित व्यवसाय के बारे में भूल गया। पिता ने एक अर्धचरणीय दिव्य गोली को परिष्कृत किया है और एक गोली प्रशंसा महासम्मेलन बुलाने वाले थे। जब कुछ दिनों बाद चारों ओर से आगंतुक बधाई देने आएंगे तो आप और आपके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई विजय देव सभी मामलों की व्यवस्था करेंगे। मेहमानों के साथ अभद्र व्यवहार न करें। यह सुनकर आरव का पूरा शरीर कांप उठा। अभी वो पिछली घटनाओं में डूबा हुआ था और इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि भ्रम के क्षेत्र ने उसे किस समय में ला खड़ा किया है। केवल अब जब रुद्रदेव ने इसका उल्लेख किया तो आरव अचानक जाग गया। ये तथाकथित गोली प्रशंसा महासम्मेलन ठीक उसी समय था जब विजय देव ने अपने बेवफा रूप दिखाया था। ये कोई गोली प्रशंसा महासम्मेलन नहीं थी, ये बस एक पिता और भाई की हत्या वाली महासम्मेलन थी। चारों ओर से तथाकथित आगंतुकों को भी विजय देव ने अकेले ही व्यवस्थित किया था। दरअसल दक्षराज रुद्रदेव का जैविक बेटा था और विजय देव को रुद्रदेव ने पालपूस कर बड़ा करने के साथ साथ खुद के सारे किमिया ज्ञान सिखाए थे। विजय देव दक्षराज से पहले ही रुद्रदेव से किमिया सीख रहे थे, इसलिए विजय देव को दक्षराज वरिष्ठ भाई बुलाता था। लेकिन यह सब विजय देव की बेवफाई को देखने से पहले था। वास्तव में दक्षराज नहीं जानता था कि विजय देव ने इन कुछ वर्षों में कैसे काम किया और अचानक दर्जनों दिव्य राजाओं को अपने साथ ले आया। अंदर के लोगों ने बाहर के लोगों के साथ मिलकर तेजी से मेडिसिन किंग हॉल को गिरा दिया। मेडिसिन किंग हॉल भी दिव्य क्षेत्र में एक शीर्ष स्तरीय शक्ति थी। रुद्रदेव के अधीन में दिव्य राजाओं की संख्या 1 दर्जन से अधिक थे, लेकिन विजय देव ने कई सौ वर्षों तक सब कुछ संभाला था, जिसके कारण मेडिसिन किंग हॉल तुरंत ही ढह गया। दक्षराज बाहरी दुनिया से बेखबर था, इसलिए वो जो कुछ भी हुआ उससे धोखा खा गया। आज पुनर्जन्म लेने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाया कि पिता पुत्र की जोड़ी की नजरों के सामने विजय देव ने ये सब कैसे किया। तब जब उसने मौत का इंतजार करने के लिए अपनी आंखें बंद की तो उसे अपनी सामान्य उदासीनता पर पछतावा हुआ, लेकिन पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रदेव मर चुका था और उसका दांव खत्म हो गया था। इसलिए इस जीवन में आरव के अस्तित्व का उद्देश्य 2 काम करना था। पहला काम विजय देव को व्यक्तिगत रूप से मारना और इस अपार घृणा का बदला लेना था। दूसरा ये पता लगाना था कि कौन सी शक्ति पीछे से विजय देव का समर्थन कर रही थी। आरव का मानना था कि विजय देव निस्संदेह अकेले ऐसा करने में असमर्थ होगा। मेडिसिन किंग हॉल जैसे विशाल शक्ति को उलटने की इच्छा, विजय देव के पीछे की शक्ति निश्चित रूप से
इतनी शक्तिशाली होगी कि उसे देखते ही लोग डर जाएंगे। लेकिन तो क्या, अगर वो पिता का बदला नहीं ले सकता था, तो फिर उसके यानी कि दक्षराज के पुनर्जन्म का क्या मतलब था? वो दक्ष अपना जीवन गर्व से जीता था। वो इस तरह का नीच जीवन कैसे जी सकता था? भले ही बदला लेना स्वर्ग तक पहुंचने से ज्यादा कठिन हो, आरव फिर भी इस स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करेगा। क्या ये सिर्फ मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं था? चूंकि आरव यानी कि दक्षराज अपने पिछले जीवन में कीमिया भगवान के सबसे करीबी कीमियागर के रूप में प्रतिष्ठित होने में सक्षम था, इसलिए वो इस जीवन में ईश्वरीय दायरे में कदम रखने वाला सबसे संभावित मार्शल कलाकार बन सकता है। एक छोटा सा 9 हेवन रोड मुझे, दक्षराज, मेरी स्वर्ग यात्रा में कैसे रोक सकता है? चिंता मत करो पिता, ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई और मेरे बीच का एक छोटा सा मामला है। ये बच्चा निश्चित रूप से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के साथ मिलकर काम करेगा और मेहमानों का स्वागत करने के मामले को ठीक से संभालेगा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसके हृदय में लहरें उठ रही थी, तब भी आरव ने हठपूर्वक जरा भी नहीं बताया। आरव ने अपने हृदय क्षेत्र में जरा सी भी कमी नहीं आने दी। जितना ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, उतना ही ज्यादा उसे अपने हृदय की स्थिरता बनाए रखनी पड़ती है। जब विशेषज्ञ मुकाबला करते हैं, तो सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिल की ताकत से भी लड़ा जाता है। हाँ, तब मैं आराम से रह सकता हूं, रुद्रदेव ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराया। 9 हेवन पीक के तल पर पूरी तरह से सन्नाटा था। आरव 5वीं सीढ़ी पर 4 घंटे से खड़ा था, जबकि उसने पहली 333 सीढ़ियां पार करने में कुल 2 घंटे ही लगाए थे। छात्रों ने पहाड़ पर आधी चढ़ाई चढ़ते हुए उस आकृति को देखा। शुरुआती सदमे से लेकर उत्साह, फिर निराशा और फिर पछतावे और दया की आहें भरने तक। तापमान सबसे ऊंचे बिंदु से नीचे गिरकर हिमांक बिंदु पर आ गया। आरव की भागदौड़ वाली शैली ने अनजाने में सभी को एक मजबूत शुरुआत लेकिन एक कमजोर अंत का एहसास कराया। पहला चरण बहुत तेज था, लेकिन दूसरा चरण शुरू में ही विफल रहा। पहले और बाद के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इस बिंदु पर किसी ने नहीं सोचा था कि आरव अब और आगे बढ़ सकता है। समय बीतने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता गया। एक सीढ़ी पर 4 घंटे तक खड़ा रहा। अभी भी मध्यम चरण का 328 सीढ़ियां बाकी है। वो कैसे पास होगा? चालें चल रहा है। उसने पहले लाभ उठाने के लिए कुछ चालें चली होंगी, इसलिए ये इतनी आसानी से पहला चरण पास हो गया। मन ही मन ये कहकर प्रकाश झा ने ठंडी सांस ली। पिछले अनुभवों के आधार पर 9 हेवन रोड का दूसरा चरण एक भ्रम दुनिया यानी कि मायावी क्षेत्र होना चाहिए, और इस भ्रमपूर्ण क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ अधिक से अधिक भयानक होता जाएगा। अंत में ये लोगों को खुद को बाहर निकालने में असमर्थ बना देगा। आरव पहले से ही इसी चरण में इतनी गहराई से डूब चुका है, मुझे डर है कि स्थिति को बचाना निराशाजनक है। विनय नागर ने भी इस समय एक दुर्लभ टिप्पणी की। मेघराज पंडित ने आरव को गंभीर भाव से देखा। वो कैसे नहीं जान सकता था कि विनय नागर ने क्या कहा। इतने सालों तक इधर उधर भटकने के बाद भले ही 9 हेवन रोड के अंदर की विशिष्ट स्थितियों की पुष्टि नहीं की जा सकी, फिर भी वे प्रदर्शन के अनुसार कई चीजों का अनुमान लगाने में सक्षम थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दूसरे चरण की सामग्री की पुष्टि करना सबसे आसान था, क्योंकि इस दौर से बचने वाले लगभग सभी छात्र पागल हो गए। स्पष्ट रूप से वे भ्रम के दायरे में अपना दिमाग खो चुके थे, और इस दूसरे चरण में जितना जल्दी कोई भ्रम के दायरे में फंसता है, उतना ही खतरनाक होता है। ये भ्रम का दायरा निरंतर विकसित होने में सक्षम था, क्योंकि ये बिना रुके आगे बढ़ता गया। जितना आगे बढ़ता जाएगा, उतना ही यथार्थवादी होता जाएगा, और उतना ही वे खुद को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होते। मूल रूप से जो लोग आरव की तरह इतनी जल्दी फंस गए, उनके पास भ्रम के दायरे से बचने की कोई संभावना नहीं थी। दुख की बात है, एक शिखर प्रतिभा जो यहां असाधारण रूप चमक सकती थी, वास्तव में गिर गया। आरव एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति को ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो संयम दिखाने में विफल रहा। हाँ, आरव बेहद ढीठ है और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। आरव को बर्दाश्त करना नहीं आता, इसलिए उसने अकादमी के नियमों को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अंत हुआ। उसके लिए सिबेश सा एक मामूली चरित्र होने के लिए अभिशप्त था। उसे मौत के घाट उतारने के हजारों तरीके हो सकते थे। उसे आवेगपूर्ण होने की क्या जरूरत थी? फिर तितर बितर हो जाओ। चलो,
आरव के लिए ये पहले से ही निराशाजनक है। उसके लिए जागना असंभव है। बहुत से लोग पहले ही अपना धैर्य और विश्वास खो चुके थे और समूह में चले गए। मायावी क्षेत्र में आरव ने एक बार फिर विजय देव को देखा। हा, आप आखिरकार एकांत से बाहर निकल आए। जूनियर भाई, इस भाई ने बहुत देर तक इंतजार किया। इन कुछ दिनों में बहुत से मेहमान आ रहे हैं। मैं पहले से ही इसे और नहीं संभाल सकता। यदि आप बाहर नहीं आते तो मैं मास्टर के पास जाकर इस मामले से अपना हाथ धो लेता। आरव को देखकर जी कैंगलान हंसा। आरव की भावनाएं कुछ अस्त व्यस्त थी। इस महान शत्रु को फिर से देखकर आरव मन की शांति बनाए रखने में असमर्थ होने लगा। भले ही वो एक मायावी दुनिया में था। आरव के पास इस भ्रमकारी क्षेत्र को तोड़ने के तरीके थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो भ्रमकारी क्षेत्र की दिशा बदलना नहीं चाहता था और विजय देव के साथ मौत तक लड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये शत्रु वास्तविक नहीं था। वो अपने हृदय क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इस भ्रमकारी क्षेत्र का उपयोग करना चाहता था। हृदय क्षेत्र कुछ क्षणभंगुर और गूढ़ था और ऐसा लग रहा था कि यह साधना के लिए पूरी तरह से बेकार है। बहुत कम मार्शल कलाकारों ने इस पर अपने विचार रखे। हालांकि आरव जानता था कि हृदय क्षेत्र एक मार्शल कलाकार की भविष्य की साधना की राह के लिए बेहद उपयोगी था। ये एक हद तक मार्शल कलाकार की क्षमता और सीमा को भी निर्धारित करता है। मार्शल कलाकारों के लिए हृदय क्षेत्र एक बाघ को पंख जोड़ने जैसा था। यदि बिल्कुल समान साधना शक्ति वाले दो मार्शल कलाकार एक दूसरे से लड़ते हैं तो अंतिम विजेता निश्चित रूप से उच्च हृदय क्षेत्र वाला होगा। आरव के लिए शक्ति में थोड़ी सी भी वृद्धि बेहद मूल्यवान थी। मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने सीनियर अप्रेंटिस भाई को बहुत देर तक इंतजार करवाया। आरव ने अपने अंदर की हत्या की मंशा को बलपूर्वक दबा दिया और माफी मांगी। हम भाई कब से इतने दूर हो गए? भाई सिर्फ मजाक कर रहा है, इसे दिल पर मत लेना। छोटे भाई, मैं जानता हूं कि जूनियर अप्रेंटिस भाई महान कीमिया दांव का पीछा कर रहा है और सांसारिक मामलों से विचलित होना पसंद नहीं करता। मैं जो संभाल सकता हूं उसे संभालने की पूरी कोशिश करूंगा। सिवाय इसके कि इस बार की सभा हमारे मेडिसिन किंग हॉल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे पास जूनियर अप्रेंटिस भाई को आमंत्रित करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। विजय देव बिना किसी पाखंड के ईमानदारी से भरा हुआ था। कोई भी उसकी जंगली महत्वाकांक्षाओं को नहीं देख सकता था। आरव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वाभाविक रूप से सीनियर अप्रेंटिस भाई को बोझ साझा करने में मदद करूंगा। अगले कुछ दिनों में आरव जी कैंगलान के पीछे चले गए और पिल एप्रिसिएशन ग्रैंड असेंबली के विभिन्न मामलों में खुद को व्यस्त करने लगे। भले ही ये चीजें वो थी जिनसे उसे अतीत में सबसे ज्यादा नफरत थी, फिर भी आरव ने उन्हें ईमानदारी से किया, जैसे कि वो पूरी तरह से भ्रम के दायरे में डूबा हुआ था और खुद को उसके अंदर बदल दिया था। सबसे पहले ये खुद था। इसने आरव के लिए कोई चुनौती नहीं खड़ी की। पिल एप्रिसिएशन ग्रैंड असेंबली नियोजित दिनचर्या के अनुसार चली। फिर विजय देव ने आखिरकार अपने नुकीले दांत दिखाए, इस तथ्य के कारण कि उन्होंने पिल एप्रिसिएशन ग्रैंड असेंबली के दौरान एक जहर पी लिया था, जिससे लोग अस्थायी रूप से अपनी क्षमताओं को खो देते थे। दक्षराज और रुद्रदेव पहले से ही वध की प्रतीक्षा कर रहे मेमने थे। मास्टर, इस शिष्य को हृदयहीन होने के लिए दोष न दें। ये शिष्य भी इसकी मदद नहीं कर सकता। विजय देव ने अपने हाथ की तलवार रुद्रदेव की ओर तान दी। रुद्रदेव का दिल मृत राग के समान था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, अब जब चीजें यहां तक पहुंच गई हैं, तो अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूं कि आप दक्ष की जान बख्श दें। यह सुनकर विजय देव ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, माफी चाहता हूं आदरणीय गुरु। मुझे डर है कि मैं आपकी ये मरती हुई इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। अगर खरपतवार की जड़ें नहीं हटाई गई तो वे वसंत में फिर से उगाएंगी। मैं ऐसी क्षमता वाले दुश्मन को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। जूनियर अप्रेंटिस भाई दक्ष की प्रतिभा अद्भुत है। अगर उसे मौका दिया जाता है तो शायद वो कई दशकों बाद मुझे धमकी देने की ताकत रखेगा। बात खत्म करते हुए विजय देव ने अपनी लंबी तलवार घुमाई। तलवार की रोशनी की एक चमक सीधे आरव की ओर बढ़ी। इस समय रुद्रदेव का शरीर अचानक हिल गया। उसने आरव के लिए इस तलवार की रोशनी को रोक दिया। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए सार ऊर्जा के बिना रुद्रदेव का शरीर तुरंत तलवार की रोशनी से चूर्ण चूर्ण हो गया। उसी समय रुद्रदेव की दिव्य आत्मा की शक्ति अचानक फूट पड़ी और विजय देव की ओर बढ़ गई। स्थिति को देखते हुए विजय देव चिल्लाया, तुम दुखी बूढ़े मूर्ख हो।
तुमने वास्तव में अपनी दिव्य आत्मा को प्रज्वलित किया? क्या तुम अपनी आत्मा को नष्ट करना चाहते हो? गड़गड़ाहट, एक हिंसक झड़प। रुद्रदेव की दिव्य आत्मा टूट गई, जबकि विजय देव ने भी खून की एक बड़ी उल्टी की। स्पष्ट रूप से उसे भी चोटें लगी थी, जो मामूली नहीं थी। आरव ने इस दृश्य को ठंडे दिमाग से देखा और न तो उत्तेजित हुआ और न ही वो क्रोधित हुआ। भावना का कोई निशान भी नहीं था। एक बार फिर से इस दृश्य का अनुभव करना, जो उसकी हड्डियों और दिल में उकेरा गया था, ये उसके दिल में जख्मों को खोलने के बराबर था। इस तरह का आध्यात्मिक दर्द कुछ ऐसा था जिसे औसत व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता था। फिर भी जब भ्रम का क्षेत्र इस क्षण तक पहुंच गया, तो ये अविश्वसनीय रूप से खतरनाक भी था। अगर वो इसे पार नहीं कर सका, तो आज के बाद आरव का अस्तित्व नहीं रहेगा। विजय देव ने तलवार पकड़ी और अपनी छाती को पकड़ते हुए आरव की ओर कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मुझे दोष मत दो, मैं भी खुद को रोक नहीं सकता। यमलोक के रास्ते में अपना ख्याल रखना, विजय देव ने आरव की तरफ चलते हुए कहा। आरव ने विजय देव की ओर देखा और अचानक हल्की मुस्कान दी। आरव ने अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उसने विरोध करना पूरी तरह से छोड़ दिया हो। हालांकि जैसे जैसे विजय देव नजदीक आता गया, आरव के शरीर पर आभा धीरे धीरे क्षण भंगुर होती गई। अंत तक उसकी आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सका, जैसे कि वो मर गया हो। एक कट के साथ पूरी दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो गई। धुंधला और धुंधला, आखिरकार ये गायब हो गया। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और असली दुनिया को महसूस किया। खुद से बुदबुदाया, क्या ये दिल शांत पानी की तरह है? 9 हेवन पीक के सामने मंडप के अंदर प्रकाश झा ने खड़े होकर अपने शरीर से धूल झाड़ी। अब देखने के लिए कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। आरव के लिए ये निराशाजनक है। मुझे तो लगा कि 9 हेवन रोड को पार करने की हिम्मत करने के लिए उसके पास कुछ साधन है। अंत में उसने दूसरे चरण में केवल 5 कदम पार किए और समाप्त हो गया। मैं भी अब और नहीं देखना चाहता। समय की बर्बादी। जाने का समय है, जाने का समय है। इतने लंबे समय के बाद ये एक तमाशा बन गया है। मुझे अभी भी लगा कि देखने के लिए कुछ शो है, लेकिन वो अभी भी बाकी लोगों की तरह ही है। प्रकाश झा चले गए और अन्य बुजुर्गों ने स्वाभाविक रूप से रुचि खो दी और एक के बाद एक खड़े हो गए। उन्होंने आरव को 4 घंटे तक बिना हिले डुले खड़े देखा और वास्तव में वे पहले से ही ऊब चुके थे। अब जब उन्हें भरोसा हो गया था कि आरव नहीं उठेगा, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से लगा कि अब और देखने की जरूरत नहीं है। प्रकाश झा पत्थर की मेज के पीछे से गुजरा और भीड़ को मंडप से बाहर ले गया। बस कुछ कदम चलने के बाद पहाड़ की तलहटी में छात्रों की ओर से अचानक शोरगुल सुनाई दिया। जल्दी करो, देखो, आरव चलने लगा है। हाँ, वो वास्तव में उस जगह पर ध्यान कर रहा है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो उस जगह पर साधना करने के बारे में नहीं सोच रहा है ना? या वो पहले ही पागल हो चुका है? क्या पागल होकर भागना ऐसा ही लगता है? ऐसा नहीं लगता। इस रूप को देखकर ये साधना करने जैसा लगता है, लेकिन मौत के समय इस तरह का साधना करने का क्या फायदा? आरव हमेशा चीजें करते समय उम्मीदों से बढ़कर काम करता है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके रूप को देखकर उसे बस भ्रम के दायरे से बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन वो केवल 5 कदम चला। वो बची हुई सीढ़ियां कैसे पार करेगा? आरव की हरकतों ने आखिरकार निराश भीड़ को एक बार फिर बातचीत का विषय दे दिया। भीड़ में तरह तरह की अटकलें फैल गई। तीनों लोग, एल्डर सोमेश, शिक्षक अनुपमा और गौतमी, जो पहले से ही निराशा में थे, ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस बदमाश ने मुझे वाकई चिंता में मौत के घाट उतार दिया। मुझे तो लगा कि वो अब कभी नहीं उठेगा। एल्डर सोमेश ने चिल्लाते हुए अपना ठंडा पसीना पोंछा। दूसरी ओर शिक्षक अनुपमा चुपचाप आरव को देखती रही, मानो उसे कुछ पता चल गया हो। क्या है शिक्षक अनुपमा, क्या कुछ गड़बड़ है? एल्डर सोमेश ने उत्सुकता से पूछा। एल्डर सोमेश, क्या आपको लगता है कि आरव का आभा मंडल ठीक नहीं है? एल्डर सोमेश ने आरव का आभा मंडल महसूस किया और निश्चित रूप से उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये बदमाश, इसके शरीर का आभा मंडल लगातार कमजोर क्यों होता जा रहा है? क्या कोई समस्या हुई होगी? शिक्षक अनुपमा ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है वो भी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकी। हालांकि उनकी धारणाएं आरव पर ही अटकी हुई थी, लेकिन उन्होंने पाया कि आरव की आभा लगातार कमजोर होती जा रही थी।
धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। आखिरकार ये वास्तव में गायब हो गई। तीनों लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे। मम, उसकी आभा गायब हो गई? क्या यह हो सकता है कि वो पहले ही मर चुका है? प्रकाश झा ने भी आरव के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से खोज लिया था। एल्डर सुधीर ने अचानक अपना मुंह खोला और पूछा, एल्डर झा, उस आरव की आभा पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुकी है। क्या वो 9 हेवन रोड पर पहले ही मर चुका है? एल्डर सुधीर के शब्दों के साथ प्रकाश झा अपने विचार के बारे में और भी अधिक निश्चित हो गया। अपने दिल में जंगली उत्साह को दबाते हुए प्रकाश झा ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि स्थिति कुछ हद तक विचित्र है, उसकी आभा वास्तव में पूरी तरह से गायब हो गया है। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में पहले ही मर चुका है। एल्डर्स काउंसिल को नीचा दिखाना, यह परिणाम उचित था। एक पूरी लाश को छोड़ना उसे हल्के से छोड़ देने के रूप में गिना जा सकता है। एल्डर सुधीर ने ठंडे स्वर में उपहास किया। हाँ, उपप्रधान आचार्य मेघराज ने पहले ही कहा था कि यह एक छात्र का अधिकार था। चूंकि उसने मरने का यह तरीका चुना था और वो अब पहले ही मर चुका है, इसलिए यह भी हमारे एल्डर्स काउंसिल द्वारा अकादमी के नियमों को लागू करने के रूप में गिना जाता है। प्रकाश झा का वर्तमान मूड स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट था और एल्डर सुधीर को सांत्वना देने के लिए मुड़ा। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी घुमावदार थी, लेकिन आरव आखिरकार मर गया। उसने आखिरकार झा परिवार को इस छिपे हुए खतरे को खत्म करने में मदद की थी। मंडप के अंदर मेघराज पंडित ने आरव की लाश को देखा, एक लंबी सांस ली और जाने के लिए तैयार होने के लिए उठ खड़ा हुआ। उच्च साधना वाले स्वर्ग रैंक के अधिकांश छात्रों ने भी आरव की असामान्य स्थिति का पता लगाया। उसके लिए खेद महसूस करने के बाद उन्होंने अनजाने में चुपके से राहत की सांस ली। एक रोहन तलवार ने उन्हें पहले ही कुचल दिया था, जब तक कि वे सांस नहीं ले सकते थे। एक और भी अधिक राक्षसी आरव के जुड़ने से भविष्य में उनका जीवन और भी बदतर हो जाएगा। इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। आरव वास्तव में 5वीं सीढ़ी पर मर गया। ओह रोहन, चाहे आरव कितना भी राक्षसी क्यों न हो, वो पहले से ही एक है। आपने 9 हेवन रोड का आतंक भी देखा। क्या तुम अब भी 9 हेवन रोड को चुनौती देने जा रहे हो? विक्रम राठौर ने रोहन से पूछा। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जाहिर है वो अपने सामने मौजूद सच्चाई पर वाकई यकीन नहीं कर पा रहा था। आरव ने पहले चरण को इतनी आसानी से पार कर लिया, वो दूसरे चरण में 5वें चरण में कैसे गिर सकता है? ये बहुत बेतुका था। विक्रम राठौर की बातें सुनकर रोहन ने सिर हिलाया और कहा, भले ही 9 हेवन रोड चाकुओं का पहाड़ हो या धधकता हुआ समुद्र, ड्रैगन की मांद या बाघ की मांद, मैं फिर भी इसे चुनौती दूंगा। या तो मैं सफल होऊंगा या फिर मर जाऊंगा। तुम बहुत जिद्दी हो। भूल जाओ, मैं जानता हूं कि तुम घमंडी और अहंकारी हो। मैं तुम्हें मना नहीं पाऊंगा। चूंकि तुम मुझे दोनों हाथों से अपना पहला स्थान दे रहे हो, इसलिए मैं इसे स्वीकार करूंगा। पहला स्थान? ग्रेट मार्शल अकादमी में पहला स्थान पाने का क्या मतलब है? अगर तुम्हें यह इतना पसंद है तो इसे ले लो, रोहन ने बेपरवाही से कहा। आह, तुम्हें वाकई गहरा जहर दिया गया है। वो पहले ही मर चुका है। क्या तुम अब भी देखते रहोगे? थोड़ी देर और देखो। मुझे लगता है कि आरव इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तुम कब से ऐसे हो गए रोहन? वो तो पहले से ही मर। मम, क्या हो रहा है? जब दोनों बात कर रहे थे तो उन्हें अचानक लगा कि आसपास की सार ऊर्जा में कुछ अनियमित हलचल हो रही है। पहाड़ की तलहटी में मौजूद छात्र पहले से ही जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा चली और उनके आसपास की सार ऊर्जा कम होने लगी। क्या हो रहा है? 9 हेवन पीक एक ऐसी भूमि है जहां सार ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में है। अब ऊर्जा इतनी कम कैसे हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई टूट रहा है? ये आरव है। आरव टूट रहा है। भीड़ के भीतर से किसी ने चिल्लाकर सबकी निगाहें एक बार फिर आरव की ओर खींच ली। यह देखना ही था कि 9 हेवन पीक के आसपास की सार ऊर्जा इस समय आरव की ओर उन्मत्त होकर उमड़ पड़ी। आरव को केंद्र में रखकर इसने विशाल सार ऊर्जा का तूफान खड़ा कर दिया। एक सार ऊर्जा भंवर। आरव की आभा भी तेजी से मजबूत होती गई। एल्डर सोमेश और शिक्षिका अनुपमा ने एक दूसरे की ओर देखा और दूसरे पक्ष की आंखों में आश्चर्य देखा। यह है स्टिल वाटर हार्ट। आरव वो वास्तव में स्टिल वाटर हार्ट बना लिया। यह बस अकल्पनीय है। क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे में भी बहुत कम लोग थे जिनके पास स्टील वाटर हार्ट है। यह किंवदंतियों उपलब्धि है, लेकिन आरव केवल 6ठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में है, तो उसने इसे कैसे बनाया? ये कहते हुए एल्डर सोमेश ने ठंडी सांस ली।
शिक्षक अनुपमा की आंखें फैला हुआ था। जाहिर है वो भी सदमे में थी। बहुत जल्द ये अब छठे स्तर का सार क्यूई दायरा नहीं रहेगा, वो अभी टूटने वाला है। ये बदमाश वाकई बहुत चौंकाने वाला है। वो कुछ दिन पहले ही छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में पहुंचा था और अब वो वास्तव में फिर से एक छोटे से चरण को पार करने जा रहा है और सीधे 7वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में पहुंचने वाला है। वाकई भयानक। एल्डर सोमेश चकित थे, लेकिन यह देखकर कि आरव इतने अद्वितीय प्रतिभाशाली थे, उन्हें भी अपने दिल में काफी खुशी हुई। कोई बात नहीं, अकादमी के साथ आरव का रिश्ता पक्का था। उन्हें श्यामनगर राज्य की ग्रेट मार्शल अकादमी से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बाहर निकलने पर बहुत गर्व भी महसूस हुआ। शिक्षक अनुपमा ने एक गहरी सांस ली और पूछा, 7वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र? इस सार ऊर्जा की मात्रा को देखो एल्डर सोमेश, क्या ये केवल 7वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र है? शिक्षक अनुपमा ने जो कहा उसे सुनने के बाद एल्डर सोमेश दंग रह गए। तेजी से बढ़ते सार ऊर्जा भंवर को महसूस करते हुए एल्डर सोमेश एक बार फिर चौंक गए। इस सार ऊर्जा भंवर की भावना लगभग आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ने के करीब पहुंच गई। इतनी हिंसक सार ऊर्जा, क्या आरव को डर नहीं था कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा? हालांकि स्टिल वाटर हार्ट एक पौराणिक उपलब्धि है, शायद आरव वास्तव में इसे पचा सकता था। यहां तक सोचते हुए एल्डर सोमेश मदद नहीं कर सके और इसके लिए उत्सुक थे। हे, ये बदमाश वास्तव में लोगों को बार बार आश्चर्यचकित करता है। एल्डर सोमेश मन ही मन उत्साहित थे। हालांकि प्रकाश झा की अभिव्यक्ति वर्तमान में अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने पहले ही आरव की मृत्यु की पुष्टि कर दी थी। अब न केवल आरव वापस जीवित हो गया, बल्कि उसने स्थिति का लाभ उठाकर तोड़ना भी शुरू कर दिया। उसे छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में घुसे हुए कुछ ही दिन हुए थे। वो वास्तव में फिर से तोड़ने वाला था। अभी प्रकाश झा केवल ये शाप दे सकता था कि आरव को इस हिंसक सार ऊर्जा भंवर ने मौत के घाट उतार दिया जाए। साथ ही आरव वास्तव में 9 हेवन रोड पर हृदय क्षेत्र यानी कि हृदय शक्ति के मामले में हार्ट लाइक स्टिल वाटर दायरे में पहुंच गया है। वो इतने लंबे समय तक जीवित रहा था और उसे यह भी नहीं पता था कि हार्ट लाइक स्टिल वाटर क्या कहलाता है। फिर भी आरव जैसा 15 वर्षीय बदमाश वास्तव में हृदय क्षेत्र में इस स्तर तक पहुंच गया। क्रोधित होने के बाद प्रकाश झा को अचानक बेचैनी की लहरें महसूस हुई। उसे अचानक वे शब्द याद आ गए जो आरव ने 3 दिन पहले कहे थे, मैं इसे याद रखूंगा, तुम बूढ़े। मैं आरव भविष्य में आज की नाराजगी का 100 गुना बदला चुकाऊंगा। मैं निश्चित रूप से 1 साल के भीतर तुम्हारा सिर काट दूंगा। ये शब्द अभी भी प्रकाश झा के कानों में गूंज रहे थे। तब उसने इसे केवल एक मजाक के रूप में लिया, लेकिन अब प्रकाश झा का दिल बेचैन होने लगा। 1 साल के भीतर वो वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता, है ना? यहां तक सोचते हुए प्रकाश झा अनियंत्रित रूप से कांप उठा। जंगली सार ऊर्जा भंवर आरव को अपने केंद्र में लेकर दहाड़ने लगा और कई सौ मीटर के दायरे को घेर लिया। छात्रों ने महसूस किया कि आसपास की सार ऊर्जा लगभग सूख गई थी। आरव ने स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला को घुमाया और लालच से 9 हेवन पीक के आसपास की सार ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उसकी आभा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था क्योंकि ये तेजी से ऊपर उठ रही थी। हालांकि आरव जो भंवर के केंद्र में था वो थोड़ा भी नहीं हिला, जैसे कि वो अभी भी एक मृत व्यक्ति था। इस आंदोलन और स्थिरता ने सभी को एक बड़ा विरोधाभास दिया, जिससे उन्हें लगा कि स्थिति बहुत अजीब थी। फिर भी लोगों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि आरव क्या करने की कोशिश कर रहा है। इतना विशाल सार ऊर्जा भंवर एक मार्शल कलाकार को पूरी तरह से आत्मा संघनन क्षेत्र में घुसने दे सकता है। क्या ये आरव सीधे आत्मा संघन क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है? सबके अचंभित चेहरों के नीचे आरव ने हार्ट लाइक स्टिल वाटर का उपयोग करके स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला को घुमाया। दक्षता वास्तव में सामान्य से कई गुना तेज हो गई। उसने सार ऊर्जा को अपने डेंटे में लाने के लिए उन्मत्ततापूर्वक परिष्कृत किया। उसका साधना क्षेत्र भी लगातार बढ़ने की प्रक्रिया में था। इस बार साधना की सफलता आरव द्वारा सफलता की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये हृदय क्षेत्र में सफलता के बाद स्वाभाविक रूप से हुई। जैसा कि कहावत है, जब पानी भर जाता है तो ये अपने आप बजाता है। ये वो तर्क था। 15 मिनट के बाद आरव का क्षेत्र बिना किसी तकलीफ के 7वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में घुस गया। सार क्यूई क्षेत्र में अंतिम छोटे चरण में कदम रखा। हालांकि
ये तो बस शुरुआत थी। सार ऊर्जा भंवर ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया और आरव ने सार ऊर्जा को लगातार परिष्कृत करना जारी रखा। बहुत पागल, उसने इतनी सार ऊर्जा को अवशोषित किया और केवल 7वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र तक ही पहुंच पाया। अगर मैं होता तो शायद ये 8वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होता। हाँ, वो जो साधना कर रहा है वो निश्चित रूप से अकादमी का साधना नियम नहीं है। अकादमी के टियर 3 साधना नियमों का इस तरह का प्रभाव होना असंभव है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आरव की तरह राक्षसी हो सकता हूं अगर मैं ऐसे शक्तिशाली साधना नियम की खेती करूं। क्या आप अभी भी सो रहे हैं? आरव के साधना नियम की खेती करने की बात मत करो। क्या आप अकादमी के टियर 3 साधना नियमों की खेती करने में भी सक्षम हैं? उच्च स्तरीय साधना नियम अतुलनीय रूप से गहन है। यदि हर कोई उनकी खेती कर सकता है तो क्या हर कोई दिव्य क्षेत्र में चढ़ने में सक्षम नहीं होगा? ये सच है, लेकिन आरव कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? क्या वो हार नहीं मानेगा जब तक वो आत्मा संघनन क्षेत्र में नहीं पहुंच जाएगा? शुरू में मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन उसके वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंचने के लिए आवश्यक सार ऊर्जा की मात्रा निश्चित रूप से भयावह होगी। भले ही ये सार ऊर्जा भंवर शक्तिशाली है, मुझे डर है कि ये उसके लिए आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। भीड़ की चर्चाओं के बीच आरव की साधना लगातार बढ़ती गई और तेजी से 7वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। फिर ये सीधे 8वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में पहुंच गई, जिसके बाद आरव की गति थोड़ी भी धीमी नहीं हुई। उसका आभा मंडल और भी अधिक जोरदार हो गया जब तक कि वो 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में नहीं पहुंच गया और फिर धीरे धीरे धीमा हो गया। अंत में आरव का क्षेत्र 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के शिखर पर रुक गया, जो आत्मा संघनन क्षेत्र से बस एक कदम दूर था। सार ऊर्जा भंवर बिखर गया और आरव धीरे धीरे ऊपर उठ गया। उसने खुद से कहा, पिछले जीवन में मैंने हृदय क्षेत्र में कोई सफलता प्राप्त किए बिना दिव्य राजा स्तर तक साधना की। मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं वर्तमान में केवल सार क्यूई क्षेत्र में हूं तो मुझे अप्रत्याशित रूप से ऐसी सफलता मिलेगी। मार्शल आर्टिस्ट सार ऊर्जा पर जोर देते हैं, लेकिन हृदय क्षेत्र को कमतर आंकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हृदय क्षेत्र वास्तव में इतना महत्वपूर्ण होगा। शायद उस अमूर्त गूढ़ स्वर्ग मानव एकता का देवता क्षेत्र से भी कोई संबंध हो सकता है। हृदय क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों के बीच भी अंतर था, सिवाय इसके कि ये साधना क्षेत्रों जितना व्यवस्थित नहीं था। इसे समझना भी कुछ हद तक कठिन था। हृदय क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। वे क्रमशः हार्ट लाइक स्टिल वाटर, हार्ट लाइक मोनोलिथ और पौराणिक स्वर्ग मानव एकता थे। हृदय क्षेत्र को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता था। कोई केवल भाग्यशाली अवसरों और समझ पर भरोसा कर सकता था। हृदय जैसा शांत जल, लहरों के बिना एक पुराने कुएं के समान। यह कहना आसान था, लेकिन वास्तव में इसे प्राप्त करना बेहद कठिन था। दुनिया उथल पुथल और भ्रम से ग्रस्त थी। मुक्केबाजी की दुनिया के बीच में रहते हुए वास्तव में हृदय जैसा शांत जल प्राप्त करना कैसे सरल हो सकता है? जो लोग हृदय जैसा शांत जल क्षेत्र तक पहुंच सकते थे, उनकी संख्या संभवतः पूरे अनंत विश्व में 10 से अधिक नहीं होगी। आरव को शुरू में हृदय क्षेत्र को तोड़ने की उम्मीद नहीं थी। उसने खुद को भ्रम के क्षेत्र में डुबो दिया ताकि वो भविष्य में विजय देव से मिलने के लिए अभ्यास कर सके। विजय देव की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे औसत व्यक्ति समझ सके। भले ही वो एक बार फिर दिव्य राजा के स्तर तक साधना कर ले, आरव को भी उसे मारने का भरोसा नहीं था। यदि भविष्य में विजय देव का सामना करते समय आरव शांत और संयमित नहीं रह पाए तो पराजित होने वाला व्यक्ति स्वयं ही होगा। वास्तव में भ्रम के क्षेत्र में अभी आरव के लिए यह पहले से ही अत्यंत खतरनाक था। वो पहले से ही खुद को खोने के कगार पर था। हालांकि जब रुद्रदेव उसकी रक्षा करने के कारण फिर से मर गए तो आरव के हृदय में कुछ कौंधा और संकट के क्षण में उसने हार्ट लाइक स्टिल वाटर को समझ लिया। इस तरह उसने भ्रम के क्षेत्र को तोड़ दिया और बाहर निकल गया। हार्ट लाइक स्टिल वाटर वास्तव में दिव्य क्षेत्र में उतना अद्भुत नहीं था। दिव्य राजा स्तर के मार्शल कलाकार मूल रूप से सभी इस क्षेत्र तक पहुंच जाते थे, बेशक आरव को छोड़कर। हालांकि हार्ट लाइक मोनोलिथ को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। आरव को जो पता था उसके अनुसार दिव्य क्षेत्र के दिव्य राजाओं में भी शायद ही कोई ऐसा था जो उस स्तर तक पहुंच पाया हो। जहां तक पौराणिक हेवन मैन यूनिटी की बात है,
आरव ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसने इसे हासिल किया हो। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने 9 हेवन रोड बनाया था वो अतीत में हार्ट लाइक स्टिल वाटर क्षेत्र में पहुंच गया था। उसने छात्रों को इसे समझने में मदद करने के लिए अपनी समझ को भ्रम के क्षेत्र में मिला दिया। वाकई प्रभावशाली। सिवाय इसके कि मुझे डर है कि अगर किसी को बहुत भाग्यशाली मुठभेड़ न मिले तो इस हार्ट लाइक स्टिल वाटर को समझना मुश्किल होगा। आरव ने पहले ही एक से ज्यादा बार इस 9 हेवन रोड की तारीफ की थी। आरव को यह स्वीकार करना होगा कि इस 9 हेवन रोड की कठिनाई कल्पना से परे थी। ये उससे भी ज्यादा थी। भ्रम के क्षेत्र में रहते हुए वो लगभग खुद को ही खो बैठा था। दूसरे छात्रों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि वे छात्र भी जो 9 हेवन रोड को पार कर गए थे उन्होंने शायद ही इसे जबरन पार किया हो। हालांकि वे 9 हेवन रोड के असली सार को समझने में असमर्थ थे। ये 9 हेवन रोड वास्तव में एक विशाल खजाना था। 333 सीढ़ियों का ये मध्य चरण अब आरव के लिए कोई चुनौती नहीं रह गया था, क्योंकि उसका हृदय क्षेत्र पहले ही हृदय जैसे शांत जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसने अपनी चाल चली और सीधे तीसरे चरण की ओर बढ़ गया। आप सभी को क्लियर कर दूं, सार क्यूई क्षेत्र, आत्मा संघनन क्षेत्र, क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र, ये सब मार्शल आर्ट दुनिया में अपना स्तर बढ़ने के साथ एक के बाद एक आएगा। लेकिन हृदय क्षेत्र की कहानी कुछ अलग है। हृदय क्षेत्र में उपलब्धि पाना मतलब आप आपके हृदय को, आपके स्वभाव को इतना संयमित कर लेना कि आप कठिन से कठिन समय में भी शांत रह सकते हो, जो आपको सटीक निर्णय लेने में सहायता करना। इसका कुछ 3 स्तर है, जैसे कि आपने सुना। जब कोई स्तर बढ़ाएगा योद्धा को कुछ अतिरिक्त सुजोग मिलेगा। तो क्या होने वाला है आगे? अब तीसरे स्तर में आरव को कौन सा सौभाग्य मिलने वाला है या ये दुर्भाग्य होगा? क्या लगता है आपको? चलिए सुनते हैं अगले एपिसोड में।